1937 सूरत में टाटा परिवार में एक छोटे से बच्चे का जन्म होता है। वह और कोई नहीं बल्कि रतन टाटा थे, जिनके पिताजी नवल टाटा और उनकी मां सुनी टाटा हैं। रतन टाटा के पिताजी को अडॉप्ट किया गया था जमशेदजी टाटा के द्वारा। रतन टाटा अपने परिवार में सबसे छोटे बेटे थे। उनके बड़े भाई का नाम नोएल टाटा था। आज के समय टाटा कंपनी में नोएल टाटा कंपनी के अकेले सबसे बड़े शेयर होल्डर हैं। जब रतन टाटा 10 साल के थे तो उनके माता पिता के तलाक के कारण वे अपने परिवार से अलग हो गए और तब से वे अपने दादी के साथ मुंबई में रहते थे। वे स्कूली शिक्षा पूरी करने के बाद अमेरिका पढ़ने के लिए भारत छोड़ने का फैसला किया। उसके बाद रतन टाटा कॉर्नेल यूनिवर्सिटी से अपनी डिग्री हासिल की। उन्होंने डिग्री आर्किटेक्चर विद स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग में की है। और रतन टाटा ने खुद अपने एक इंटरव्यू में ये कहा था कि उन्हें भी नहीं पता था कि वे किस दिशा में जा रहे थे और 6-7 साल तक उनकी लाइफ में एक करेक्ट क्लैरिटी नहीं थी। लेकिन धीरे धीरे जब वे लॉस एंजलिस में जॉब करने लगे अपने आर्किटेक्चर के फील्ड में, एक पॉइंट ऑफ टाइम पर उन्हें ये भी लगा था कि वे कम्प्लीटली सेटल्ड और सेटिस्फाइड थे अपने जॉब को लेकर। और उन्हीं 2 सालों में उन्हें एक अमेरिकन लड़की से प्यार हो जाता है। बात ऑलमोस्ट शादी तक आ ही जाती है, लेकिन एक बार उन्हें अपनी दादी का फ़ोन आया जो अपने बुढ़ापे की अंतिम सांसों से जूझ रही थी और उन्हें भारत वापस आने के लिए कहा। ये बात सुनते ही वे अपने इंडिया वापस जाने के लिए तैयारी करने लगे, परंतु उनकी गर्लफ्रेंड जिसने रतन टाटा के साथ इंडिया चलने के वादे को निभा नहीं पाई, क्योंकि उनके पेरेंट्स ने उन्हें इंडिया जाने से मना कर दिया। उसके बाद रतन टाटा को अकेले इंडिया जाना पड़ा अपनी दादी की देखभाल करने के लिए। और कुछ सालों बाद उन्हें ये खबर मिल चुकी थी कि उनकी गर्लफ्रेंड ने किसी और से शादी कर ली और तब से रतन टाटा ने किसी भी लड़की से शादी नहीं की। इसलिए नहीं कि उस लड़की ने उन्हें धोखा दे दिया, बल्कि इसलिए क्योंकि वे अपने प्यार से वफादार थे। लेकिन जब से रतन टाटा इंडिया आए थे तब से उनके ज़िंदगी के कठिन चरण बीत रहे थे, क्योंकि रतन टाटा का इंडिया में कोई जान पहचान भी नहीं था ताकि उन्हें एटलीस्ट एक नौकरी मिल सके। और फाइनली 1962 में उन्हें जॉब टाटा स्टील में मिल ही चुकी थी। इस बार इंडिया में उन्हें कोयला और गर्म भट्टियों के पास काम करना पड़ता था। वे कंपनी के मजदूरों के साथ काम करते थे और साथ में खाना भी खाते थे। उन्होंने ये कभी नहीं सोचा था कि वे इससे बेहतर जॉब डिजर्व करते थे, लेकिन वे अपने आप को ये समझाते थे कि ये सब पार्ट ऑफ लाइफ है जिसे हर इंसान को गुजरना पड़ता है। और कई सालों बाद 1971 नेल्को में उन्हें डायरेक्टर इंचार्ज के रूप में अपॉइंट किया गया था। उन्होंने कंपनी में कई सारे चेंजेस लाए, जैसे उन्होंने बेटर कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स बिल्ड करने में मदद करी। भले ही नेल्को उस समय फाइनेंसेस में स्ट्रगल कर रही थी और साथ ही में इकोनॉमिक रिसेशन भी चल रहा था और यूनियन स्ट्राइक्स भी हो रहे थे, तब भी उन्होंने कंपनी को आगे बढ़ने से रुकने नहीं दिया। और कुछ समय बाद 1977 में वे नेल्को से टाटा ग्रुप का ही एक टेक्सटाइल मिल में काम करने लगे जिसका नाम था एम्प्रेस मिल्स। ये फैक्ट्री ऑलमोस्ट बंद होने के कगार पे थी। फिर रतन टाटा टेक्सटाइल मिल को चलाए रखने के लिए एक प्लान लेकर आए थे, परंतु टाटा के एग्जीक्यूटिव्स ने उसे रिजेक्ट कर दिया और उसके बाद उस फैक्ट्री को बंद करना पड़ा जो 35 करोड़ में बिक गया था। और उसके बाद रतन टाटा को कई सारे चुनौतियों का सामना करना पड़ा। फिर उन्हें जमशेदपुर में JRD टाटा मिले थे। JRD टाटा उस समय टाटा ग्रुप ऑफ कंपनीज के चेयरमैन थे। उन्होंने रतन टाटा को हर वक्त सपोर्ट किया और उन्होंने रतन टाटा को टाटा इंडस्ट्रीज में काम करने के लिए जगह भी दी। तब से दोनों एक ही जगह साथ में काम करते थे। फिर एक समय ऐसा भी आया था कि JRD टाटा हॉस्पिटल में हार्ट डिजीज से एडमिट हुए थे। रतन टाटा अभी उनके क्लोज बन चुके थे।
रोज़ हॉस्पिटल जाया करते थे, उनसे बात करने और कंपनी के डिटेल्स और रिपोर्ट्स उन्हें अपडेट करते ही रहते थे। जेआरडी टाटा जी को समझ आ गया था कि वे अब कंपनी को और नहीं चला सकते हैं, और एक बार उन्होंने रतन टाटा को बुला के टाटा ग्रुप ऑफ कंपनीज की सारी जिम्मेदारी उन्हें सौंप दी। 1991 में रतन टाटा टाटा के नए चेयरमैन बने, लेकिन कंपनी के अंदर ही अंदर कुछ एग्जीक्यूटिव्स नाखुश थे इस फैसले से। कई सवाल उठ रहे थे कि रतन टाटा इतनी बड़ी कंपनी को चलाने के काबिल भी थे कि नहीं। मगर इस बार टाटा इंडस्ट्रीज की फाइनेंशियल सक्सेस नई ऊंचाइयों को छूने लगी। उनके लीडरशिप के नीचे ऑर्गेनाइजेशन की ग्रोथ के साथ कंपनी के कई ब्रांचेस एक्सपैंड होने लगे, क्योंकि रतन टाटा हमेशा ऑर्गेनिक ग्रोथ में विश्वास रखते हैं। अगर हम टाटा की बिजनेस मॉडल की बात करें तो टाटा के कोर बिजनेस हमेशा स्टील, पावर, केमिकल्स और ऑटोमोबाइल्स रहे हैं। अगर टाटा के पोटेंशियल बिजनेस की बात करें तो टाटा ज़्यादातर रिटेल, टेलीकॉम, बायोटेक, टेक्नोलॉजी में ज़्यादा इन्वेस्ट करती है। और जब बात टाटा बिजनेस एम्पायर की आती है तो शायद ही आपको कोई फील्ड मिलेगा जिसमें टाटा ने एंटर ना की हो। टाटा सॉल्ट, टाटा वाटर फिल्टर से लेकर टाटा इंडियन डिफेंस सिस्टम तक सारे फील्ड्स में टाटा ने एंटर कर चुका था। जनरली टाटा के 30 ब्रांचेस हैं, जिसमें से कुछ टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज, टाटा मोटर्स, टाटा स्टील, टाटा केमिकल्स, टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट्स, टाटा होटल्स, टाटा पावर और टाटा कम्युनिकेशन सिस्टम्स जैसे और भी कई टाटा के बिजनेस फर्म्स 100 से ज़्यादा देशों में फैले हुए हैं। जब रतन टाटा चेयरमैन थे तो उन्होंने टाटा को एक इंटरनेशनल रिकॉग्निशन के साथ कंपनी को एक नई पहचान देने में पूरी तरह सक्षम थे। साथ ही उन्होंने अपने कंपनी को न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज में लाकर खड़ा कर दिया, जिससे कंपनी के शेयर्स भी बढ़ने लगे और टाटा ग्रुप एक ग्लोबल ब्रांड बन चुकी थी। 1999 में उस समय टाटा मोटर्स के कंपटीटर फोर्ड ने टाटा मोटर्स को खरीदने की डील कर चुकी थी। सब कुछ फिक्स हो चुका था, लेकिन बिल फोर्ड ने रतन टाटा को बुरी तरह ह्यूमिलिएट फील करवाते हैं, यह कहकर कि अगर आप इंडस्ट्री को जानते नहीं हो तो कंपनी क्यों चलाते हो। ये सुनकर रतन टाटा ने उसी समय उनके सामने कंपनी खरीदने की डील को मना कर दिया। फिर रतन टाटा ने 9 सालों के बाद टाटा मोटर्स को इस हद तक ला चुके थे कि 2008 में बिल फोर्ड को खुद आकर जैगवार और लैंड रोवर अपनी प्रीमियम कार सेगमेंट को रतन टाटा की कंपनी को बेचनी पड़ी। रतन टाटा जैगवार और लैंड रोवर को खरीदने के पीछे 3 मुख्य कारण थे। पहला था कि जैगवार और लैंड रोवर कंपनीज ने ऑलरेडी मार्केट में अपनी एक पहचान बना चुके थे। दूसरा, प्रीमियम कार कंपनी सेगमेंट को खरीदने से उन्हें अपनी कंपनी के लिए एक सुपीरियर टेक्नोलॉजी का एक्सेस भी मिल सकता है, जो वो अपने टाटा मोटर्स में इम्प्लीमेंट भी कर सकते हैं। तीसरा था कि ज़्यादातर जैगवार और लैंड रोवर में इस्तेमाल होने वाली स्टील टाटा ग्रुप के ही एक कोरस नाम की स्टील कंपनी से आती है, जो बेसिकली लैंड रोवर और जैगवार को खरीदने से उन्हें मैन्युफैक्चरिंग के समय चीपर कॉस्ट में हायर ग्रेड स्टील मिल सकती थी। और इस तरह रतन टाटा ने अपनी अपमानों का बदला ले लिया और अपने कंपनी को एक्सपैंड भी कर लिया। इन सभी चीज़ों के अलावा रतन टाटा दुनिया के लिए एक हिडन टाइकून है, पर अपने लिए वो एक फिलैंथ्रोपिस्ट भी है, जो कुछ ही लोग जानते हैं। टाटा ग्रुप के चैरिटी बाकी किसी भी कंपनी से ज़्यादा ही होती है। इस चीज़ का बेस्ट एग्जाम्पल हमें ताज होटल में 26/11 को टेररिस्ट अटैक हुआ था, जब पाकिस्तानी टेररिस्ट ने मुंबई में हमला बोला था। उस रात को जब उनके कई एम्प्लॉयज़ मारे गए और सिविलियंस की मौत भी हुई थी, उस हादसे के बाद अगर किसी का सबसे बड़ा हाथ है तो वो सिर्फ रतन टाटा थे, जहां उन्होंने इमीडिएटली उसके बाद सारे बर्बादी का जिम्मेदारी उठाई। जितने भी घायल व्यक्ति थे, हर किसी का इलाज करवाए, भले ही वो उनके कंपनी के हो या ना हो। कंपनी एम्प्लॉयज़ से लेकर स्ट्रीट वेंडर्स तक हर किसी का नुकसान का जिम्मा उठाया।
इसके अलावा भी टाटा ग्रुप ऑफ कंपनीज कई सारे ऑर्गेनाइजेशंस में अपने पैसे डोनेट करती है। जैसे कोविड के समय टाटा ने 1500 करोड़ रुपए कोविड-19 से लड़ने के लिए गवर्नमेंट के पीएम फंड्स को डोनेट किया। टाटा ने कैंसर थेरेपी के लिए, एड्स ट्रीटमेंट के लिए कई सारे इंस्टीट्यूशंस भी बनवाए थे। टाटा के कुछ चैरिटी ट्रस्ट ऑर्गेनाइजेशंस भी हैं। टाटा सोशल वेलफेयर ट्रस्ट, टाटा एजुकेशन ट्रस्ट, सार्वजनिक सेवा ट्रस्ट, ऐसे और 11 ऑर्गेनाइजेशंस हैं। और टाटा का 66% ऑफ शेयर रेवेन्यू सिर्फ चैरिटीज़ के लिए ही जाता है। यही एक कारण है जो टाटा ग्रुप को बाकी वर्ल्ड क्लास कंपनीज से अलग करती है, क्योंकि रतन टाटा हमेशा बिजनेस में भी वैल्यूज़ को इम्पोर्टेंस देते हैं। जैसे जब रतन टाटा को एक बार अवार्ड फैसिलिटेशन के लिए उन्हें बुलाया गया था, तो तब उनके साथ उनके टफ एंड कंपटीटर भी थे, नारायण मूर्ति, जो इन्फोसिस के सीईओ थे। और नारायण मूर्ति को जब रतन टाटा को अवार्ड देने के लिए बुलाया गया था, तब इन्फोसिस के सीईओ रतन टाटा सर के पैर छूने लगे और उन्हें गले भी लगाए। इसी एक एग्जाम्पल से पता चलता है कि जब कंपनी के कंपटीटर खुद आके आपके पैर छूने लगे, तो रतन टाटा सर की पर्सनालिटी और कैरेक्टर कितनी स्ट्रांग होगी। Finally, I want to conclude that Ratan Tata is a man of integrity, a true patriot and a business tycoon who respects values than luxury.